Good morning. Today I have brought a new poem from class 12th, and it is the first poem, Sweetest Love I Do Not Go. ये पहली कविता है क्लास 12th की। पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉन। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी कविता है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कवि के बारे में, यानी अबाउट दी पोएट। आपके स्क्रीन पे है अबाउट दी पोएट। जॉन डॉन 1572 to 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was essentially anti-Catholic. इसमें जॉन डॉन के बारे में सबसे पहले जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था, मृत्यु यानी डेथ 1631 में हुई थी। ये मेटाफिजिकल, जिसको हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं, नामक एक नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविता का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक थे। यानी ये एक नई तरह की कविता थे और इसको इन्होंने लिखना शुरू किया था। ये पायोनियर हैं। एग्जाम में पे पूछता भी है हु इज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए जॉन डॉन। वॉज बॉर्न इन लंदन, कहाँ पैदा हुए थे? जिनका जन्म लंदन में व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। रोमन कैथोलिक परिवार। सबसे पहले बात बता दूं, क्रिश्चियनिटी में अगर अपर लेवल में देखेंगे अगर डिवीजन, तो दो डिवीजन है। एक को बोलते हैं कैथोलिक, दूसरे को प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से थे। When England was essentially anti-Catholic, जिस समय इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक विरोधी था, यानी कैथोलिकों का वहां देखा जाना पसंद नहीं किया जाता था। कैथोलिक जो थे, जो कैथोलिक परंपरा या धर्म के मानने वाले थे, उनको इम्प्रिजन किया जाता था, कैद में डाला जाता था, दंडित किया जाता था और उनके साथ सख्ती बरती जाती थी। तो ये आपके लिए सबसे पहले कि वो एक प्रकार की कविता मेटाफिजिकल जिसको कहते हैं उसके पायोनियर थे। एक समृद्ध परिवार से थे, लंदन में जन्म हुआ था और ये रोमन कैथोलिक फैमिली थे और उस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, यानी कैथोलिक के विरुद्ध था। अगला इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे। डॉन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. He studied law and read theology. डॉन को जो है अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यानी चूंकि इनका धर्म था वो कैथोलिक और उस समय पूरा इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट था। प्रोटेस्टेंट ये कास्ट का या रिलीजन का मानने वाला था इंग्लैंड, और कैथोलिकों को पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री के छोड़ना पड़ा। ये स्टडी लॉ, उन्होंने कानून पढ़ा, एंड रीड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, यानी वो तो चूंकि कैथोलिक थे इसलिए उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, उसी की पढ़ाई की। अगला इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। इस नोबल का नाम था सर थॉमस एगर्टन। A job
He lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. एक he also participated, यानी उन्होंने दो नौसैनिक नेवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है नौसैनिक अभियान, उसमें भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और बाद में क्या हुआ, ये एक कुलीन या शक्तिशाली रईस, रिफाइंड ब्लड जिसको कहते हैं, उनके सचिव बन गए। नाम था उनका सर थॉमस एगल्टन। नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने थॉमस एगल्टन के सचिव बने। अ जॉब, यानी ये जो जॉब था सेक्रेटरी का, ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उनको संक्षिप्त रूप से जेल भेज दिया गया। मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस, अपने संरक्षक की भतीजी से गुप्त रूप में शादी करने के कारण, इनके जो संरक्षक थे थॉमस एगल्टन, इनकी भतीजी से इनका प्यार हो गया। आप जानते हो प्यार किसी से भी हो सकता है। इनका उनके भतीजी से प्यार हो गया और उन्होंने गुप्त रूप में शादी कर ली। और इस वजह से जब ये बात खुली तो इनको कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन जब इनकी शादी प्रूव हो गई, इन्होंने शादी कर लिया है, तो फिर इन्हें रिलीज कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। अगला इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, Don accepted ordinance in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time. 1615 की बात है। 42 साल की उम्र में डॉन ने एंग्लिकन, जिसको आंगल कहते हैं, हिंदी में आंगल बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, चर्च में पुरोहिताभिषेक स्वीकार किया, यानी वो पुरोहित बन गए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है यानी पुरोहित के रूप में सम्मानित होना, यानी पुरोहित बन गए। एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही अपने समय के सबसे महान प्रचारकों में से बन गए, यानी धर्म का प्रचार करने वाला, प्रीचिंग करने वाला, उपदेश देने वाला वो बन गए। इनकी ये खासियत रही कि वो धर्म के प्रचारक बन गए। अब आगे कहता है, अगला जो आपके स्क्रीन पे है, इन लव लिरिसिज्म डॉन broke completely with the Petrarchian tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. इन लव लिरिसिज्म का मतलब होता है भावनात्मक प्यार में, यानी ऐसा प्यार जिसमें भावना का पूरी तरह से समावेश हो। तो ये जो गीतकार यानी डॉन जो थे, ये ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चियन। जो पैट्रॉक जो इटली का रहने वाला था, जो सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध है, उसके पेट्रार्चियन जो परंपरा थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टोन, और डॉन ने बौद्धिक और बोलचाल की शैली का परिचय दिया, यानी बौद्धिक और बोलचाल की शैली का परिचय देते हुए पेट्रार्चियन परंपरा को पूरी तरह से जॉन ने तोड़ दिया। यानी पहले क्या था, सिर्फ महिमा मंडित करना, खूबसूरती को बताना, ये पेट्रार्क ने जो लिखा था या उस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले इस परंपरा को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगला जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे है, लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट ऑन कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। कहता है कि उनकी जो प्रेम वाली जो कविताएं हैं, यानी प्रेम कविताएं, किसी बिंदु को दिमाग में बिठाने के लिए विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग करते हैं और जुनून को शाब्दिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जोड़ती हैं। इसमें दो बातें मैं बताऊंगा। टू हैमर होम अ पॉइंट ये फ्रेजल यूज है, इसका मतलब है किसी बिंदु को दिमाग में बिठाना,
यानी किसी बात को बैठाने के लिए वो लेटेस्ट डिस्कवरीज जो थी साइंस या ज्योग्राफी का, उसका प्रयोग वो करते थे किसी चीज को बैठाने के लिए। यानी उदाहरण को जब लेकर के आते थे तो साइंस और ज्योग्राफी से उनका उदाहरण हुआ करता था। और साथ में अपनी कविताओं में उन्होंने क्या किया, जोड़ा, जुनून को शामिल किया, और शाब्दिक यानी शब्दों वाले और बौद्धिक यानी विचारधारा वाले उन्होंने छेड़छाड़ को भी उसमें समाहित किया, यानी इंटेलेक्चुअल टीजिंग का उन्होंने प्रयोग किया। यानी आप जब उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें लेटेस्ट डिस्कवरीज जो उस समय की थी, ज्योग्राफी की, साइंस की, उनका प्रयोग किया है। जैसे एक कविता में उन्होंने कहा कि हम दोनों जो है वो कंपास की तरह हैं, एक वो जो तुम ठहरी हो, मैं तुमसे दूर जाता हूं मगर मैं तुमसे एक सिरे से जुड़ा हूं। यानी इन्होंने इस कविता में भी आप देखेंगे कि जो डिस्कवरीज हैं उनका प्रयोग किया है। अगला जो इंफॉर्मेशन इनके बारे में है, डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड द एलगीज एंड sermons, genuine poetic feelings, harsh meters, stranded and whimsical images characterize all his poetic creations. अब ये जो लास्ट इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि डॉन गीत, डॉन को, डॉन जो सुविख्यात हैं, इस वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है सुविख्यात, प्रसिद्ध होना। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो अपने सॉन्ग्स के लिए, एंड सोनेट्स, सोनेट्स का मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता, उसके लिए प्रसिद्ध है। सैटायर्स, सैटायर्स का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण जो बातें होती हैं, यानी व्यंग्यपूर्ण कविताएं उन्होंने लिखी हैं। एंड दी एलगीज, एलजीज इसका मतलब होता है शोक गीत या मरसिया, मरसिया का मतलब होता है जो दुख में गाया जाने वाला गीत, तो इसके लिए वो प्रसिद्ध है। एंड सरमन्स, और उपदेश के लिए वो सुविख्यात है, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। आगे के इसमें लाइन में दिया है कि जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स हार्श मीटर्स, यानी वास्तविक, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, पोएटिक फीलिंग्स यानी काव्य भावना, हार्श मीटर्स यानी कठोर मीटर, यानी कठोर छंद, यानी इनका छंद बहुत ज्यादा कठोर होता है। छंद का मतलब होता है कविता की पंक्तियां। एंड विम्सिकल इमेजेस, और मनमौजी या सन की धारणाएं उनकी सभी काव्य कृतियों को चित्रित करती हैं। कैरेक्टराइज का मतलब होता है चित्रित करना। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनके सारी जो कविताएं हैं, जो उनकी सभी काव्य कृतियां हैं, उसको चित्रित करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जॉन डॉन के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब हम कविता की तरफ चलते हैं, कविता को पढ़ेंगे। टोटल इसमें 40 लाइन है और मैंने इसे टोटल 10 स्टैंजास में डिवाइड किया है, 4-4 लाइन करके पढ़ेंगे। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल, we have to study now only and only poem. On your screen, the first stanza, sweetest love I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. पहले जो स्टैंजा है उसमें कहते हैं कि मेरी प्रिय प्रियतमा, मेरी प्यारी, स्वीटेस्ट यानी सबसे ज्यादा प्रिय मेरी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूं या मैं नहीं जाता हूं, फॉर वियरनेस ऑफ थी, फॉर का मतलब क्योंकि, वियरनेस का मतलब होता है, यानी वियर का मतलब होता है थक जाना, उब जाना, कि मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं या थक गया हूं। नॉर इन होप, ना ही इस उम्मीद में, द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया मुझसे, मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दे सकती है, यानी फिटर लव, यानी वो लव जो फिट बैठे वो दुनिया मुझे देगी, इसके लिए मैं नहीं जाता।
यानी दो बातें आपको याद रखनी है। ये अपने प्रेमिका, याद रखिएगा, इन्होंने लव मैरिज किया है, प्यार किया है थॉमस एगर्टन की जो नीस है भतीजी से। तो ये जाग रहे हैं अपने घर से, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहा जाता है कि वो इटली जा रहे थे, और उनकी जो प्रेमिका है वो आंसू बहा रही थी। प्रेमिका या पत्नी कह लीजिए, क्योंकि इनकी पहली जो प्रेमिका थे बाद में वो पत्नी बनी। तो ये जब रो रही थी तो ये कवि जो है पोएट जॉन डॉन ये कहते हैं कि मैं तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा हूँ, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार या तुमसे ज्यादा कोई फीटर लव मुझे देगी। अगला स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस, यहां ये टिस का मतलब इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, दस बाई पेंड डेथ्स टू डाई। कहते हैं कि बट का मतलब यहां हालांकि, सिंस दैट आई कहते हैं कि चूंकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे आखिरकार मरना है, इट इज बेस्ट, तो सबसे बेहतर होगा कि, ये सबसे बेहतर है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं खुद को मजाक में इस्तेमाल करूं, यानी खुद को झूठ मूठ या मजाक में शामिल कर लूं। कि क्या करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक मजाक किया जाए और उस मजाक में मैं खुद को शामिल कर लूं। ये पता है डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, ये अपरिहार्य है, इट कैन नॉट बी मूव्ड फॉरएवर, ये हमेशा के लिए इसे खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जाता है। कवि कहते हैं कि बेहतर होगा कि मैं इस मजाक में खुद को शामिल कर लूं, 10 बाई फेन डेथ टू डाई, और इस प्रकार से एक झूठे या बहाना वाली मृत्यु के द्वारा मर जाऊं। यानी कवि कहना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जो जुदाई होती है, उस जुदाई के एहसास को पाना या महसूस करना चाहता हूं मैं। यानी एक मजाक के तहत मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अनुभव हो जाए कि मृत्यु के बाद का विछोह कैसा होता है, वो दर्द कैसा होता है। अगला थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड yet is here today, he hath no desire nor sense nor half so short away। यस्टर नाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट। तो कहते हैं कि पिछली रात यानी कल की रात, द सन वेंट, सूरज चला गया था, हेंस इस प्रकार से, इस कारण से, अतः, एंड इट इज हियर टुडे, और फिर आज यहाँ है, और फिर भी ये क्या है, सूरज चला गया था और फिर यहाँ है। हैथ नो डिजायर, हैथ का मतलब हैज, न तो उसके पास कोई इच्छा है, नॉर सेंस, और ना ही समझ या विवेक है, यानी उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उसका काम है जाना और फिर आ जाना, कोई बिना उद्देश्य के काम करता है। नॉर हाफ शॉर्ट अवे, और ना ही उसने कोई आधा, बहुत अधिक छोटा रास्ता जो है उसके पास है। यानी ये जो सूरज है, ना ही उसके आने की कोई ख्वाहिश थी, ना ही कोई मतलब, बिना अर्थ के आया, और ना ही इसे आधे सफर से लौटना पड़ा। अगले स्टेंजा में कहते हैं, देन, आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा ध्यान से, देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। वो कहते हैं देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए भय मत करो, मेरे लिए मत डरो, बट बिलीव, बल्कि मेरा यकीन करो, यानी बिलीव, यकीन करो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं करूंगा उससे अधिक तेज यात्रा, यानी ये जो सूरज है इससे तेज यात्रा करूंगा, मेरा यकीन करो, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, क्योंकि उससे ज्यादा पंख है। और यहाँ स्पर्श का मतलब होता है प्रेरणा या जज्बात,
ठीक है। देन ही किसके लिए किया गया है, तो सूरज के लिए, द सन के लिए किया गया है। उससे ज्यादा मेरे पास पंख हैं और उससे ज्यादा मेरे पास जज्बात हैं। सूरज का आना जाना लगा हुआ है लेकिन बिना उद्देश्य के आता जाता है। मेरे पास उद्देश्य है और वो तुम हो, लौटने की वजह तुम हो। अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि देखो घबराओ नहीं, सूरज जाता है और आ जाता है, मैं भी जा रहा हूं और तुरंत आ जाऊंगा, घबराओ नहीं। अगले स्टेंजा में कहते हैं, अगला स्टेंजा आपकी स्क्रीन पे है, वो कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। इसमें कहते हैं कि ओह, ओ का मतलब ओह, हाउ फीबल, फीबल का मतलब कमजोर, कितना कमजोर है मनुष्य की शक्ति, यानी इंसान के, एक मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर सौभाग्य का पतन हो जाए, यानी सौभाग्य ये जो आता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, उसमें एक घंटा नहीं जोड़ा जा सकता। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि जैसे बर्थडे आया था, मेरा बर्थडे 15 अप्रैल को आया, अब वो 15 अप्रैल का जो जो दिन था वो गुजर गया, अब उसमें मैं कोई अतिरिक्त घंटा नहीं जोड़ सकता। तो ये कहते हैं दैट इफ गुड फॉर फॉर्चून फॉल, अगर सौभाग्य का पतन हो जाए, सौभाग्य अगर खत्म हो जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, उसमें एक घंटा नहीं जोड़ सकता। अगर खुशकिस्मती घड़ी उसकी जिंदगी से चली जाए किसी मनुष्य के, तो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता, कोई भी मनुष्य नहीं जोड़ सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, न ही उस खोए हुए घंटे या लम्हों को वापस लाया जा सकता है। मनुष्य की शक्ति के बाहर ये है। यानी वो समझाते हैं कि देखो सौभाग्य है, अभी मैं हूं तुम्हारे साथ, रोने से क्या फायदा, रो नहीं। अगले स्टैंजा जो आपके स्क्रीन पे है उसमें कहते हैं ये, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। अगले स्टैंजा में ये समझाते हैं, कहते हैं कि लेकिन जब बदकिस्मती आती है, जब ये बदकिस्मती या बैड चांस, बुरा मौका जब आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम इसमें अपनी पूरी ताकत जो है इसमें जोड़ देते हैं, यानी पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्या होता है, कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए, तो हम पूरी ताकत से रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, यानी हम उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और फिर हम इसमें इसको यानी इस दुख को कौशल और विस्तार सिखाते हैं, इसको आर्ट बताते हैं कि किस तरह से स्टैंड करे, और साथ में इसकी जो अवधि है, इसका जो लेंथ है, इसमें जो इसका विस्तार है, इसको भी हम बढ़ाते हैं इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ताकि ये जो दुख है, ये दुख, ये जो बदकिस्मती है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाए, कि हम पे तरक्की करने के लिए हम इसे सारा कौशल और विस्तार सिखाते हैं। यानी ये कहना क्या चाहते हैं, यानी हम मायूसी या निराशा की ताकत देकर के इसके साथ जुड़ जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं और बुरे वक्त के साथ पूरी तरह से अटैच्ड हो जाते हैं, और ये जो बदकिस्मती है, जो बुरा वक्त है, उसको डटे रहने की कला या महारत हम सिखाते हैं, और आखिरकार ये हम पे हावी हो जाता है। तो ये अच्छी चीज नहीं है। अगले स्टेंजा जो आपके स्क्रीन पे है उसमें वो कहते हैं, when thou sighest not wind but sighest my soul away, when thou wouldst unkindly kind my life's blood doth decay। वो कहते हैं कि जब तुम आह भरती हो, साई का मतलब होता है आह भरना, या ये इसका मतलब कह लीजिए विलाप करना या रोना। जो जब तुम विलाप करती हो या आह भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट बीन, तुम्हारी आह में या विलाप में, रोना में
वो सांसों का अभाव होता है, यानी तुम जब हिचकियां लेती है तुम्हारी हिचकियां बंद जाती है, यानी लगता है कि जैसे तुम्हारा दम घुट रहा है। बट साइस्ट माई सोल अवे, सांसें तुम्हारी बाहर नहीं आती, मगर ये जो तुम्हारा रोना क्रंदन करना मेरी आत्मा को बाहर निकाल देता है, यानी मुझे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, जब तुम रोती हो मेरी आत्मा बाहर निकल आती है। तुम्हारी सांसें भले बाहर आए ना आए, मेरी आत्मा बाहर चली आती है। When thou weepst unkindly kind, और जब तुम रोती हो बहुत बेरहमी से, यानी यहाँ पर मेहरबान तरीके से, बेरहमी से जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, और मेरे जो जिंदगी का जो रक्त है, वो रक्त जो जीवन का आधार है, ये क्या होता है, नष्ट होने लगता है, ये बर्बाद होने लगता है, यानी मेरा खून पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। तुम ना रोया करो। आगे वो कहते हैं अगले स्टैंजा में, इट कैन नॉट बी दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दैट आर द बेस्ट ऑफ मी। इस स्टैंजा में जो आपके स्क्रीन पे है, वो अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, दैट दाउ लव्स्ट मी, कि तुम मुझे प्यार करो, यानी तुम मुझे प्यार करती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कि अगर तुम्हारे में मेरी जिंदगी तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो या तुम बर्बाद करो, दैट आर दी बेस्ट ऑफ मी, यही मेरे लिए सबसे बेहतर है। आप देखो, एक प्रेमी एक अपने प्रेमिका को क्या कह सकते कि अगर तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, यही बात वो कह रहे हैं इस स्टैंजा में, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जिंदगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, वही मेरे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि तुम मेरे जिस्म का बेहतरीन हिस्सा हो, यानी जैसे कि तुम मेरे जिस्म का बेहतरीन हो, तुम मेरी पार्ट हो, और तुम्हारे लिए मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगले स्टैंजा में कहते हैं, जो आपके स्क्रीन में है, स्क्रीन पे है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हेड और थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। इस स्टैंजा को बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं, हे अपने, ये जो तुम्हारा जो खूबसूरत जो दिल है, इसको इजाजत मत दो। डिवाइनिंग का मतलब होता है स्वर्गीय, यानी वो जो दिल जो सबसे बेहतरीन है, खूबसूरत है, अच्छा जो दिल है, उसको इजाजत न दो फॉर थिंक मी एनी इल, कि ये मेरे आने वाले कल के बारे में बुरा सोचे, या मेरे बारे में पहले से ही बुरा सोचे। डेस्टिनी मेक दाई पार्ट, हो सकता है ये जो किस्मत है ये तुम्हारे हक में हो जाए, यानी तुम जैसा सोचो वही हो जाए, यानी कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए, तुम बुरा मेरा सोच रही हो और ये जो किस्मत है तुम्हारे सोचने के अनुरूप कार्य करने लगे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा ये जो भय है ये पूरा हो जाए, यानी अगर तुम बुरा ख्याल करती हो तो बुरा ख्याल सच साबित हो जाएगा, इसलिए अपने हृदय को बुरा न सोचने के लिए कहो, यानी मेरे बारे में कोई बुरा तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। डेस्टिनी जो है, हो सकता है कि ये तुम्हारे हक में हो जाए। अगले स्टेंजा में कहते हैं, ये जो लास्ट स्टेंजा है जो आपके स्क्रीन पे है, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, they who one another keep alive never parted be। बहुत खूबसूरत स्टैंजा है। कहते हैं कि बट थिंक, मगर सोचो, दैट वी, कि हम लोग, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम दोनों ने वो करवटें बदली हैं सोने के लिए। ये सोचो, बट का मतलब यहाँ बल्कि, सोने के लिए करवटें हमने बदली हों।
दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे जो एक दूसरे को रखते हैं जिंदा, वे जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वो कभी जुदा नहीं होते। यानी मैं तुम्हें और तुम मुझे अपने ख्यालों में जिंदा रखते हो और यही जिंदगी है। यानी इसमें कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत खूबसूरत सी कविता थे और इसमें उन्होंने अपने प्रेमिका, अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया। आप इसे ये 2-3 बार देखिए और देखने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स सही होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और चूंकि इस समय लॉकडाउन का समय है, इसमें मेरे ये जो वीडियोस हैं आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। किसी का भला कर देना ये सबसे बड़ी भलाई है। दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, जिनकी जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है वो अपनी पढ़ाई को चला सकें। और कमेंट करना जरूर न भूलें, यानी कमेंट जरूर करें, अच्छा हो या बुरा हो, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।